गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी फैकल्टी प्रीति जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ। आज जो मैं चैप्टर लेकर आ रही हूँ वो खासकर सेमेस्टर 6 बीए पार्ट 3 की बच्चियों के लिए है और ये DSE 3 का पार्ट है, मतलब सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी के मॉड्यूल 4 में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीन्स विकास परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, यह चैप्टर आपका है। इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगी। ये मतलब कि सोशल ज्योग्राफी का जो ये मॉड्यूल 4 का ये जो पार्ट है, ये बहुत ही मुश्किल से मुझे मिला। मुझे ये बुक में था नहीं आपके लिए, तो इसलिए इसको तैयार करने में मुझे काफ़ी समय लगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर हम समझेंगे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन है क्या, तो उसका सीधा सा मतलब समझिए, समाज, कोई भी समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, किस चीज का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव, और प्रभाव किस चीज पे पड़ रहा है, किसकी वजह से पड़ रहा है। तो आपका टॉपिक क्या है? विकास परियोजना। मतलब विकास परियोजना का, कहीं भी अगर कोई विकास परियोजना है तो उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ रहा है, उसका आकलन करना, मूल्यांकन करना है। अगर वो आकलन या तो जो प्रभाव है वो या तो सकारात्मक भी पड़ सकता है या फिर नकारात्मक भी पड़ सकता है। तो सीधे शब्दों में आते हैं, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का मतलब यह है कि कोई भी विकास परियोजना प्रभाव समाज एवं पर्यावरण में सकारात्मक एवं नकारात्मक क्या पड़ता है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये प्रभाव क्या हो सकते हैं? पॉलिटिक्स एंड हजारियन एक्सेट्रा इम्पैक्ट, मतलब कि जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी राजनीतिक स्तर पर नुकसान हो रहा है, या फिर मतलब कि जो भी उस क्षेत्र में रह रहे हो, समाज में जो भी नुकसान हो रहा है, सामाजिक मतलब जिस सीमा पे नुकसान हो रहा है, उस नुकसान का प्रभाव का मूल्यांकन करना। आर्थिक मूल्यांकन करना है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसका आर्थिक मूल्यांकन करना है कि इस यहाँ की जो समाज है, जो इस क्षेत्र में रह रहे, उसका अर्थव्यवस्था, वहाँ की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद सोशल कल्चर इम्पैक्ट, मतलब वहाँ का समाज का जो वहाँ की संस्कृति है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पर्टिकुलर एरिया में जो भी विकास परियोजना लगती है तो वहाँ के समाज पर, वहाँ की उस समाज की संस्कृति पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन दोनों में होगा, सकारात्मक और नकारात्मक भी मूल्यांकन करना होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब ये जो भी विकास परियोजनाएं हैं इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी मूल्यांकन करना होता है। अगर विकास परियोजनाओं की बात करें तो इसमें विद्युत परियोजनाएं, रेल लाइन परियोजना, सड़क परियोजना, बांध परियोजना आदि बहुत सी विकास परियोजनाएं आते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, विकास परियोजना में विद्युत, जहाँ पे कोई भी विद्युत है, जैसे जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो जल विद्युत परियोजना की अगर बात करते हैं तो जल विद्युत परियोजना कैसे बनाई जाती है? बांध बनाया जाएगा, उस पर पानी को रोका जाएगा, फिर उससे वो बिजली उत्पादन की जो प्रोसेस है वो किया जाता है। तो ये समझिए कि उसके लिए कई जगह लाइन की जरूरत होती है। उसके बाद रेल लाइन परियोजना, जहाँ पे अगर नई रेलवे लाइन बिछानी हो, कई जगह जो भी जिस जगह से गुजरेगी उस जगह पर जो भी जगह होगी वो किस तरह की जगह होगी, उसके पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके उस जगह आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, उस पर उसका सोशल कल्चर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका हजार्डियन प्रभाव, मतलब वहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है, वहाँ की जो भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ भी आपदा, अगर ऐसा कुछ जगह नहीं कि वहाँ पे आपदा भी आ सके, उस प्रभाव को भी देखना पड़ता है। जैसे टेहरी बांध परियोजना, बोला जाता है टेहरी बांध परियोजना जिस जगह बनी है वहाँ पे भूकंप आने के खतरे हैं। अगर किसी समय काफी स्ट्रांग अगर भूकंप आता है तो वो बांध टूट जाएगी, तो इस तरह की बड़ी आपदा भी घटित हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होता है। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, कोई भी विकास परियोजना जो भी बनेगी पर्टिकुलर भूमि पे बनेगी। ये भूमि वन भूमि हो सकती है, कृषि भूमि हो सकती है, रिहायशी भूमि हो सकती है। मतलब वन भूमि भी है, फॉरेस्ट एरिया अगर देखा काफी बड़ा वन क्षेत्र है, उसको नुकसान पहुंचेगा तो वहाँ के पर्यावरण पे नुकसान पहुंचेगा। हो सकता है कि उस वन क्षेत्र में कोई जनजातियां रहती हैं, उनका अलग कल्चर है, वो अलग से इसके वहाँ की उसी जंगल में उसकी अलग से अर्थव्यवस्था उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह से अगर वन भूमि का हम नुकसान करते हैं, वन भूमि को काट के कोई भी विकास परियोजनाएं बनाते हैं, तो वहाँ का तो हम पर्यावरण में इफेक्ट पड़ेगा ही। पेड़ के कटने से कई पर्यावरण इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कई नुकसान होता है।
साथ ही साथ अगर उस जंगल में कोई ऐसे ट्राइब्स रहते हैं, ऐसी कोई जनजाति रहती है जो पर्टिकुलर उसी जगह पे होती है, तो वो जनजाति कहाँ जाएंगे? उस जनजाति का तो घर ही जंगल है, एक जनजाति का तो घर जंगल है। अगर जंगल से उसको हटा दिया जाए तो वो कहाँ जाएगी? तो इसको भी ध्यान देखना होगा। तो वो जनजाति का कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप करती तो उस जंगल के द्वारा ही, उस जंगल में ही करती, उस जंगल में ही उसकी आर्थिक क्रियाकलाप होती है, तो वो भी उसका वो चला जाएगा। तो इस पर भी ध्यान देना होता है। तो और नेक्स्ट अगर आते हैं कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि की बात करें तो कृषि योग्य भूमि तो बहुत ज्यादा है। भारत में कृषि योग्य भूमि काफी देखने को मिलती है। अगर किसी किसान का कि अगर कृषि योग्य भूमि हम ले लेते हैं, अगर हम कृषि योग्य भूमि ले लेंगे तो होगा क्या? अगर किसी के किसान की उसकी रोजी रोटी हम ले लेंगे, उसकी पूरी उसका जीवन यापन जो भी उसकी जो लाइफ है उस कृषि से ही है, उसकी भूमि से ही है। अगर उसकी भूमि ही ना हुई तो वो खेती किसानी करेगा कहाँ? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसका परिवार पे इफेक्ट पड़ेगा, उसका जीवन में इफेक्ट पड़ेगा। तो वो सारी चीजों को भी ध्यान में देखा जाता है। इसलिए इसका मूल्य सामाजिक प्रभाव यही ध्यान रखिए, इसका मूल्यांकन करना है। उसके बाद रिहायशी भूमि, मतलब जो लोग जहाँ रह रहे हैं, काफी भूमि में बहुत सारी रिहायशी भूमि है, लेकिन विकास परियोजना के लिए वो भूमि की आवश्यकता पड़ गई तो वो रिहायशी भूमि को भी ले सकते हैं। तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? इसके बारे में भी हमें मूल्यांकन करना होगा, इसके बारे में जानना होगा कि किस तरह से होगा। तब इस भूमि का अधिग्रहण करके ही विकास परियोजनाओं का अमल में लाया जा सकता है। मतलब हम क्या करेंगे? उसका अधिग्रहण करेंगे, उसको अधिग्रहण करेंगे, उससे लेंगे, तो तभी उस जगह क्या कोई भी विकास परियोजना को लागू किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भूमि अधिग्रहण करने के लिए उस भूमि पर रह रहे लोगों का पुनर्वास करना हो। ये पुनर्वास भौतिक और आर्थिक दोनों रूप से होगा। पुनर्वास करना मतलब वहां से हटाइए और दूसरी जगह उनको बसाइए। जो वहां से हटा के दूसरी जगह हम बसाते हैं तो उसका भौतिक और आर्थिक पुनर्वास करना, मतलब भौतिक मतलब उसको पर्टिकुलर घर देना होगा, उसको वो जहाँ रह रहा है। इसी तरह से आर्थिक मतलब उसको रोजगार देना होगा। घर दे देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो खाएगा पिएगा कहाँ? तो वो सारी चीजों को देखना पड़ता है। इस पुनर्वास के लिए बुनियादी सुविधाएं व अनुदान देना होता है, मुआवजा देना होता है, जिसको मुआवजा कहते हैं। बुनियादी सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान, बुनियादी सुविधाएं जो कहते हैं वो अगर भौतिक पुनर्वास का बात होगी तो आवासीय मकान का निर्माण, स्वच्छ शौचालय का निर्माण, अन्न भंडार का निर्माण, ये सारा कुछ करना होगा। आर्थिक पुनर्वास की बात मवेशी पोल्ट्री सेट का के लिए उसको हम उसको देंगे ताकि वो अपना अर्थव्यवस्था उसके स्ट्रांग हो, अपने कमा खा सके, वो अपने परिवार को देख सके। कृषि बागवानी भूमि देंगे, कृषकों को कृषि बागवानी भूमि देंगे। तो ये सारी चीजें हम मुआवजे और उनके अनुदान के रूप में देते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इसके लिए जिम्मेदार योजना, जो भी जिम्मेदार योजना है, जैसे कोई भी नीति, कोई कार्यक्रम, परियोजना, योजनाओं के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उद्देश्य और अनपेक्षित परिणामों के विश्लेषण, निगरानी और प्रबंधन की प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य संधारणीय एवं न्याय संगत जैविकीय एवं मानवीय माहौल के बारे में अधिकतम जानकारी करना है। कोई भी विकास परियोजना, जो भी जिम्मेदार परियोजनाएं हैं, उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। दोनों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि जब भी एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। उसकी निगरानी, मॉनिटरिंग करना होगा, निगरानी करना होगा और उसका मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे कि इन प्रक्रिया को, मतलब जो भी हम परियोजनाएं बना रहे हैं, जो भी उसका कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को करना ज़रूरी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य, का मेन उद्देश्य क्या है? संधारणीय, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम इसका वो भी परियोजना बना दी तो इसका इम्पैक्ट ऐसा सतत हो, मतलब टिकाऊ होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो, ये इसके बारे में ध्यान देना होगा। न्याय संगत हो, मतलब जस्टिस क्या कहते हैं, जिसको जस्टिस मिले, जहाँ के लोग रह रहे हैं उनके साथ अन्याय ना हो। न्याय संगत जैसे जैविकीय और मानवीय माहौल, जो भी मतलब पर्यावरण को अगर नुकसान पड़ रहा है, जो भी मानवीय माहौल, जो भी प्रॉब्लम, उसके बारे में अधिकतम जानकारी हासिल करना है। इस परिभाषा की महत्वपूर्ण विशेषताओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। प्रभाव के मूल्यांकन का मकसद पारिस्थितिकी, यहाँ की इकोलॉजी की बात की गई,
सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से अधिक स्थायी और न्याय संगत माहौल तैयार करना है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पारिस्थितिकी की बात कर रहा है, न्याय संगत। पारिस्थितिकी के साथ भी कोई गलत नहीं होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से अधिक स्थायी और न्याय संगत माहौल तैयार करना है। लिहाजा इस मूल्यांकन के जरिए सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सामाजिक पूंजी, सामाजिक नेटवर्क और भरोसा का विकास होता है और क्षमता में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जो प्रभाव मूल्यांकन के संदर्भ में फोकस करना विकास और बेहतर विकास की दिशा में प्राप्तियों को आगे बढ़ाना है, मतलब विकास और बेहतर विकास की प्राप्तियों को आगे बढ़ाना है। इससे नकारात्मक या अनपेक्षित परिणामों की पहचान या सुधार की जा सके। जो भी हम परियोजना बनाएंगे, इसके पहले नकारात्मक और अनपेक्षित परिणाम जो होंगे उसकी पहचान किया जा सके और उसको और सुधारा जा सके, विकास को और बेहतर विकास की ओर बढ़ाया जाए। समुदाय और अन्य हितधारकों को मदद करने से विकास के लक्ष्यों की पहचान होती है। जो भी समुदाय है जिससे प्रभावित होते हैं और जो भी इनसे मतलब जो भी हितधारक है, जो भी लोग होंगे को मदद करने से विकास के लक्ष्यों की पहचान होती है। जो मदद करने से विकास के लक्ष्यों की पहचान की जाती है और अधिकतम सकारात्मक प्राप्तियों को सुनिश्चित किया जाता है, जो नकारात्मक असर में होने वाले नुकसान को कम करने की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। मैंने आपको वही बताया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की कार्य प्रणाली को व्यापक तौर पर नियोजित तरीके से प्लान्ड तरीके से लागू किया जाता है और ये न केवल एक नियामक ढांचे के दायरे में बल्कि व्यापक रूप से अंजाम दिया जाता है। ठीक, नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं व परियोजनाओं को अपनाने के प्रबंध की प्रक्रिया में सामाजिक असर का मूल्यांकन योगदान देता है और इस प्रकार नियोजित रूप से संचालित तरीकों और डिजाइन में सुधार के बारे में पर्याप्त जानकारी मुहैया कराता है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक प्रभाव को स्थानीय ज्ञान के अनुकूल तैयार किया जाता है, मतलब जो भी एरिया होगा, जिस एरिया में हम कोई भी विकास परियोजना लगाएंगे तो वहाँ का स्थानीय ज्ञान होना जरूरी है। वहाँ पे किस तरह का पर्यावरण है, वहाँ की कैसे संस्कृति है, वहाँ का कैसे समाज रह रहा, वहाँ की किस तरह की अर्थव्यवस्था है, वो क्षेत्र किस तरह से हजार्डियन जोन में तो नहीं आता है, सब कुछ ध्यान देना होता है। वहाँ का स्थानीय ज्ञान के अनुरूप ही तैयार करना जरूरी है। इसमें प्रभावित लोगों व संबंधित पक्षों के संदर्भ में उनकी सहभागिता का इस्तेमाल करते हुए विश्लेषण किया जाता है। उनकी सहभागिता मतलब वो आपको क्या कह रहे हैं, सहयोग करे, उनकी सहभागिता का इस्तेमाल करके ही विश्लेषण होता है। सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन में इससे जुड़े हितधारकों, नियोजित चीजों की निगरानी और वैकल्पिक चीजों के विश्लेषण को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन की विधा को सीखने और सुधारने के क्रम में उन असरों को भी निश्चित रूप से विश्लेषित किया जाना चाहिए जो पिछली गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। सपोज कोई भी परियोजना हम बना रहे तो उसका भी विश्लेषण करेंगे। जो पिछले बार अगर कुछ काम किए तो उसका भी विश्लेषण करने के बाद ही जो क्या असर हुआ उसको निश्चित करना होगा। उसको विश्लेषित करके हमको जो भी परिणाम पैदा हुए, जो भी काम पूरा हुआ, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन निश्चित रूप से अपने सैद्धांतिक आधारों और उसके अभ्यास के संदर्भ में बीती हुई चीजों के संबंध में और मूल्यांकनात्मक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की बेहतर विधि वह है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और बायोलॉजिकली असर को स्वाभाविक रूप से परस्पर आपस में जोड़ा गया है। सामाजिक, आर्थिक और बायोलॉजिकली असर को इसमें से किसी भी एक डोमेन में बदलाव करने की दशा में उसका असर अन्य डोमेन पर पड़ेगा। मतलब कोई भी जो अगर हम कुछ वहाँ के कुछ समाज का में कुछ अगर प्रभाव अगर कुछ चेंज होता है तो उसका असर उसके अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, वहाँ के पर्यावरण पे पड़ता है, वहाँ के लोगों पे पड़ता है, उसके हर चीज़ पे पड़ता है। मतलब किसी चीज़ को अगर हम चेंज करते हैं तो उसका भी मूल्यांकन करना होता है। इसलिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन से प्रभावित चीजों के
की समझ विकसित होती है, जिससे जो चीजें सृजित होती है उसका दूसरे डोमेन पर भी असर पड़ता है, जिसका कारण उसके बाद वाले सभी चरणों में उसका असर पड़ता है, स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में उच्च रूप से प्रभावित होने वाले दूसरे विकल्पों पर भी निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक असर मूल्यांकन का एक ऐसा व्यापक फ्रेमवर्क के रूप में बेहतर तौर पर समझाया जाता है जिसमें इंसानों पर होने वाले सभी तरह के प्रभावों का आकलन किया जाता है। मतलब सभी तरह के प्रभाव जो इंसानों पर पड़ रहे हैं उसका मूल्यांकन करना होता है, और उन तरीकों को जाना जाता है जिससे समुदाय और उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक और जैविक परिवेश के साथ सहभागिता होती है। इस प्रकार सामाजिक असर के मूल्यांकन के निर्धारण में इन क्षेत्रों का व्यापक जुड़ाव पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कलात्मक प्रभाव, लैंडस्केप एनालिसिस की बात करते हैं। तो पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत पर असर और भौतिक अभौतिक दोनों, सामुदायिक असर, सांस्कृतिक असर, जनसंख्या का पर जो जनसंख्या पे वहाँ पर रहती है उस पर प्रभाव, विकास प्रभाव, आर्थिक एवं राजस्व संबंधी असर, लिंग प्रभाव, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव, मूल देशी अधिकारों पर असर, बुनियादी ढांचों पर असर, संस्थागत असर, पर्यटन और विश्राम प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, मानवाधिकार, गवर्नेंस, लोकतांत्रिक आदि जो राजनीतिक प्रभाव होते हैं, गरीबी, फिजियोलॉजिकल प्रभाव, संसाधनों से जुड़े मामले, संसाधनों का स्वामित्व और उन तक पहुंच, सामाजिक मूल्यांकन के असर के विस्तृत वर्णन को आमतौर पर किसी एक इंसान के संदर्भ में नहीं बल्कि एक टीम के अप्रोच के नजरिए से समझा जा सकता है। अब मैंने जो आपको बताया ये सारी चीज सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन था, उसका जो परिभाषा को मैंने आपको समझाया था उसको अच्छे से तोड़ दिया गया कि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन है क्या। ठीक है, कि अगर कोई विकास परियोजनाएं बनती है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जमीन की जरूरत होती है, और ये जमीन का क्या करते हैं, कैसी जमीन होती है, वन भूमि होती है, कृषि भूमि होती है और रिहायशी भूमि होती है। और ये रिहायशी भूमि वन भूमि का क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। अधिग्रहण करते जो वहाँ के लोग होंगे जो उसका होगा उनका क्या करेंगे, पुनर्वास करेंगे, उसको मुआवजा देंगे। तो हम क्या इसी अधिग्रहण को समझेंगे कि आखिर ये अधिग्रहण कैसे करते हैं, इस अधिग्रहण में का क्या नुकसान था, क्या सकारात्मक प्रभाव था, इन सारी चीजों को अब हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 ने सार्वजनिक उद्देश्य से निजी भूमि जब्त करने के लिए राज्य को निरंकुश रूप से अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी थी। कब की बात है, 1894 में क्या किया था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक बना था जो सार्वजनिक उद्देश्य मतलब कि जो भी विकास परियोजनाएं होती है, जैसे रेल परियोजना, जल विद्युत परियोजना, बांध परियोजना, ये आदि जो भी परियोजनाएं हैं, सड़क परियोजना की बात करें तो ये सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, जो सरकार होती है निजी भूमि को जब्त करती है। निजी भूमि किसकी होगी, मेरी होगी, आपकी हो सकती है, ये जो भी लोग रह रहे हैं जिनकी खुद की भूमि होगी, जैसे कृषि भूमि, किसान की भूमि होगी, जो रिहायशी एरिया, सड़क अगर हमको चौड़ा करना है, सड़क के किनारे किनारे अगर घर है तो उनको तो तोड़ा जा सकता है ना, तो उसको भूमि को जब्त किया जा सकता है। तो रिहायशी भूमि होगी, कृषि भूमि होगी, वन भूमि, जहाँ जनजाति लोग रह रहे हैं उनकी खुद की निजी भूमि जो उनको वन अधिकार के तौर पर मिली होगी, वो भूमि अगर सरकार को लेना है तो क्या होगा, तो उस भूमि को मतलब उसके लिए सरकार को एक शक्ति दे दी गई, वो जब्त कर सकती है उन भूमि को। आगे बढ़ते हैं। जबकि भूस्वामियों को बहुत कम मुआवजा दिया जाता था, मतलब हम उसकी भूमि ले रहे हैं लेकिन मुआवजा बहुत कम दे रहे हैं, तो लेकिन ये अगर इनको मुआवजा कम देंगे, इनको सीख से हम नहीं उसका पुनर्वास करेंगे तो ये आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, ये अपना घर का मतलब जीवन यापन कैसे करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गरीबी के चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे और अपना विकास कभी नहीं कर पाएंगे। किसान की भूमि चली जाएगी, जो खेती किसानी जानता था उसका पास और कोई स्किल तो है नहीं, वो क्या करेगा, मजदूरी करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना था। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या हुआ, जाता था मुआवजा दिया जाता था, और वह भी प्राय लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, मतलब कई लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी सरकार, उसके बाद ही मुआवजा मिलता था। मतलब एक तो उनकी जमीन चली गई, उनको मुआवजा भी बहुत कम मिला, वो भी लंबी लड़ाई के बाद। तो उनके साथ एक तरह से क्या हुआ, अन्याय हुआ। न्याय तो हुआ नहीं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था न्याय संगत की बात की थी, न्याय संगत, ठीक है।
तो ये सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ। बिना इच्छा के विस्थापित किए गए लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त उपायों की कमी। बिना इच्छा के, मेरी इच्छा नहीं है मेरी जमीन देने की, लेकिन उनको जबरदस्ती जबरन मेरी जमीन मुझसे ले ली गई, उनको विस्थापित कर दिया जाता था, उनको पुनर्स्थापित करने के पर्याप्त उपायों के कोई उपाय नहीं किया गया। उनको जो विस्थापित किया गया, उनको जहाँ पे हटा के पुनर्वास किया गया, लेकिन उनके लिए तरीके से कोई उपाय नहीं किया, उसकी काफी कमी थी। और सरकारी निकायों और परियोजनाओं के प्रस्तावकों द्वारा अधिग्रहण, भूमि से मुनाफा कमाने की घटनाओं से किसानों, खेतीहरों और भूमि मालिकों में असंतोष पैदा हुआ। जाहिर सी बात है, ये सारी चीजों की तो असंतोष पैदा होगा, आंदोलन होगा, लोग अपनी जमीन के लिए लड़ेंगे, कई मतलब बहुत कुछ घटनाएं घट सकती है। वो रेल रोकेंगे, वो सड़क जाम करेंगे, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, हर कुछ अहिंसक भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सब कुछ छीन लोगे। जिनकी रोजी रोटी का जीवन ही जमीन है, तो वो क्या करेंगे। तो काफी असंतोष पैदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में समुचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 जोड़ा गया, मतलब चेंज किया गया। अब इसको पुनर्वास और क्या बात बताया मैंने, पारदर्शिता का अधिकार की बात की, मतलब जो भी काम होगा पारदर्शी तरीके से होगी, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। समुचित मुआवजा की बात की गई, उनको समुचित मुआवजा दिया जाएगा। के पारित होने से एक नए भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में विभिन्न क्षेत्रों, न्यायपालिका, समाज, राजनीतिक प्रतिष्ठान और नीति क्षेत्र में दशकों से चली आ रही चर्चाओं और विचार विमर्श को मूर्त रूप मिला। अधिनियम 2013 जो ये मूर्त रूप अधिनियम से मिला। नए केंद्रीय कानून को व्यापक रूप से एक मानवीय और भागीदारी भूमि अधिग्रहण प्रणाली शुरू करने की देश की यात्रा में मील का पत्थर माना गया। इसे नए कानून के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, सहमति, भूमि के बदले बाजार दर पर नगद मुआवजा और परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के जरिए विकास और लागत के लाभ का अधिक समान रूप से वितरण करने की बात कही गई। आपको समझ में आया? न्याय संगत तरीके से। अगर ये जो नया अधिनियम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगी, RFCTLRR अधिनियम 2013 की धारा 4 भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को पूर्व शर्तों के तौर पर अनिवार्य करती है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को जो भी है अनिवार्य करती है। इसके अनुसार प्रभावित होने वाले समुदायों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के परामर्श सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और उनकी व्यापकता की पहचान करने के साथ ही परियोजना से प्रभावित और विस्थापित होने वालों की संख्या, आजीविका, ढांचागत परिसंपत्तियों और जन सुविधाओं पर भूमि के नुकसान पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाना होगा। आपको जो मैंने बताया इसका अनुमान लगाना होगा। सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि क्या परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य से है, इसके लिए ली जा रही जो भूमि की मात्रा क्या परियोजना की न्यूनतम जरूरत और वर्तमान स्थान का चयन क्या वैकल्पिक स्थान पर विचार करके किया गया है, और इसके साथ ही रिपोर्ट में प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर आने वाली कुल लागत का परियोजना की कुल लागत पर परियोजना के लाभों की तुलना पे पड़ने वाले प्रभाव की टिप्पणी देनी होगी। मतलब कितनी न्याय संगत की बात करता है, कितना मतलब कि कुछ भी हो रहा है, जो भी इसके लिए क्या किया जा रहा है, जो चयन किया गया है वैकल्पिक स्थान और स्थान पर विचार करना होगा, उसका प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ रहा है समाज पे, उसके बारे में देखना होगा, कितना लागत लग रहा है, और सारे कुछ ध्यान देना होगा। अध्ययन के समापन में प्रभावित गांव के ग्राम सभा में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट और सामाजिक प्रभाव समन योजना के मसौदे को साझा करने और प्रभावित परिवारों पर विचार का पता लगाने के लिए एक जन सुनवाई का आयोजन किया जाए, जिससे अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाए, जो संबंधित सरकार को सौंपी जाएगी। मतलब जो एरिया में परियोजना लगा रहे हैं,
उनके गांव, ये जो सामाजिक प्रभाव आकलन का और जो भी समन योजनाएं हैं उनको ग्राम सभा में जन सुनवाई के द्वारा आयोजन किया जाएगा। उसके बाद अंतिम रिपोर्ट के रूप में सरकार को सौंपी जाएगी। तो काफी पहले से न्याय संगत हुआ। सामाजिक प्रभाव आकलन के बारे में प्राय एक शिकायत जरूर रही है। क्या रही है वो? कि यह अधिक समय लेने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। टुकड़े टुकड़े में कई जन सुनवाई होती है, खासकर जब ऐसे भूखंड का अधिग्रहण करना हो जो कई गांवों में फैला हो, कई गांवों में फैला हो, कई दो राज्यों के बीच अगर फैला हो तो राजनीतिक, मैंने कहा था ना कि राजनीतिक एंड हजार्डियन इम्पैक्ट की बात की थी, पॉलिटिक्स। तो दो राज्यों की बात करें तो दोनों राज्यों में से क्या हुआ, उसकी की वजह से इसका समय खिंचता है, अधिक समय लगता है। इसमें क्या होता है, सामाजिक प्रभाव आकलन की राज्य इकाइयों, एजेंसी और जिला प्रशासन में पर्याप्त क्षमता का अभाव और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने, और सामाजिक प्रभाव आकलन की राज्य इकाइयों, एजेंसी और जिला प्रशासन में पर्याप्त क्षमता का प्रभाव और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने, और SIA मतलब SIA का मतलब सामाजिक जो आपका प्रभाव आकलन विशेषज्ञ समूह के गठन और उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट के बीच लगने वाले समय भी भूमि अधिग्रहण करने में देरी के कारण के बीच लगने वाले समय में भी भूमि अधिग्रहण के देरी के कारण के रूप को पहचाना गया है। आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से सामाजिक प्रभाव आकलन का जनादेश भूमि के मालिकों के सूचित किए जाने के अधिकार और उनका पक्ष सुने जाने का अधिकार को मान्यता देकर सामाजिक प्रायोजन के लिए भूमि विनियोग के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भूमि मालिकों और आजीविका पर निर्भर लोगों के लाभों के बारे में बातचीत के माध्यम से निर्णय करने का दृष्टिकोण टकराव का रास्ता छोड़कर सुलह की दिशा में बढ़ने के लिए एक अच्छी तरह सोच विचार कर तैयार की गई व्यवस्था है। ये रहा आपका सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन। जो विकास परियोजनाओं जब हम लगाते हैं उस वहाँ पर विकास परियोजना लगाना है, वो विकास परियोजना की लगाने से जिस क्षेत्र में लगाना है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जो लोग हैं वहाँ के समाज पे क्या प्रभाव डालता है, उसी का मूल्यांकन करना होता है। तो बच्चियों, आपको जाहिर सी बात है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी विस्तार से इसको समझाया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए और अपने से नोट्स लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका और डेवलप होगा। आंसर राइटिंग लिखने की जो स्किल डेवलप होगी, आप अच्छे से लिख सकोगे। आज के लिए आपका लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना ताकि मुझे पता चल सके कि तुम लोग जो पढ़ रहे हो, जो समझ रहे हो, कहाँ तक समझे। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।